हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनू में मैं एनू आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि ये करंट अफेयर्स की आपकी क्लास है, जिसमें मैं आपको ई दृष्टि की आपकी वार्षिक मैगज़ीन जो है वो करवा रही हूँ, जिसमें आपको जून तक का करंट अफेयर मिल जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी दिनों से ये सीरीज़ चल रही है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर ई दृष्टि का ये अपना देख सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट को लगा दूँ, लेकिन थोड़ा समय के अभाव की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। मैं सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करा पाती हूँ, ना ही मैं कोई बहुत ज़्यादा आपको हैशटैग्स वगैरह, टाइटल, टैग्स ये सब नहीं कर पाती हूँ, डिस्क्रिप्शन फिल नहीं कर पाती हूँ। मेरे पास समय का बहुत अभाव है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपके साथ साथ मैं भी पढ़ रही हूँ। आप अकेले नहीं पढ़ते हैं, मैं भी आपके साथ पढ़ती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि स्टडी विद एनू आपका जो है ना, कोई भी पे क्लासेस नहीं चलाती हूँ मैं, आपका सिर्फ निःशुल्क है। मुझसे जितना हो सकता है उतना मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ। मुझसे जहाँ से जो भी चीज़ें मिलती हैं, चाहे मैं मार्केट के थ्रू उस बुक्स को परचेज़ करूं, नोट्स को परचेज़ करूं, या मैं अपना टेलीग्राम के थ्रू, या फिर किसी यूट्यूब, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब से हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, तो यूट्यूब के थ्रू भी मैं कुछ कंटेंट जो है ना कलेक्ट करती हूँ। और मुझसे जितना हो सकता है वो मैं पढ़ती हूँ और आपको भी वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ, बिना इस चीज़ की परवाह करे कि मेरा चैनल जो है ना, हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाए। कोई बात नहीं, आ जाएगा तो मैं दूसरा चैनल बना लूँगी, लेकिन मुझसे जितना हो सकता है मैं वो आपको देने की कोशिश करती हूँ, वो भी निःशुल्क। ठीक है, तो कोई पेड नहीं है, आपको बस पढ़ना है, मेरे साथ पढ़ना है और कंटिन्यू पढ़ना है। तो मैं दिन में आपको 3 वीडियोस देती हूँ, तो मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। सुबह 8 बजे आपका एनसीईआरटी का वीडियो आता है एक, जिसमें मैं 6 क्लास की एसएसटी करा रही हूँ। और आपको पता ही है, ये मेन आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी के एग्ज़ाम के लिए मैं करा रही हूँ। लेकिन आपका एनसीईआरटी सिर्फ एलटी ग्रेड और जीआईसी में नहीं आता है, आपके पेट के एग्ज़ाम में आता है, आपके यूपीपीसीएस में आता है, आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स में आता है। आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार कराती है, अब एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एसएसटी से हमारा पूरा जीएस का पोर्शन भी कवर होता है, साथ ही जिनका सब्जेक्ट है एसएसटी, उनका वो भी पोर्शन जो है वो उसका बेस क्लियर होता है अच्छे से। तो क्वेश्चन बहुत बनते हैं 6 to 12 क्लास के बीच में। और जैसा कि हर सिलेबस में आपका दिया भी होता है कि आपको 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, तो मैं एसएसटी ही कंप्लीट करा रही हूँ। अगर आप और भी कोई सब्जेक्ट एनसीईआरटी में चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं वो भी सब्जेक्ट आपका शुरू कर दूँगी। अभी फ़िलहाल एसएसटी करा रही हूँ मैं, और 12 क्लास तक मैं इसको पूरा कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद आपकी 12 बजे एक क्लास आती है, और वो है आपकी ये करंट की क्लास, जिसमें मैं ई दृष्टि कंप्लीट करा रही हूँ। आपको पता है, तो करंट तो हमारा हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। अभी पेट का एग्ज़ाम है, उसमें भी आएगा, आरओ में भी आया था, एलटी ग्रेड में भी आएगा, जीआईसी में भी आएगा, हर पीसीएस के एग्ज़ाम में सब में आएगा। ठीक है, तो करंट तो पढ़नी है। ठीक है, इस करंट को तो छोड़ना ही नहीं है, लगातार पढ़ते जाना है। उसके बाद शाम को 5 बजे आपका मैं एक क्लास चला रही हूँ पेट की। ठीक है, जिसमें मैं आदित्य रंजन सर की बुक कंप्लीट करा रही हूँ। तो अगर आप इसको नहीं देखे हैं, तो इसमें आपका रिवीजन सीरीज चल रही है, तो फटाफट से मैं कंप्लीट करा रही हूँ इसको भी, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं। और क्वेश्चन तो सब में सिमिलर होते ही हैं, आप देख सकते हो, तो ये भी आपके लिए यूज़फुल है, एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये आदित्य रंजन सर की बुक फिनिश होगी, मैं उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराने लग जाऊँगी, क्योंकि अब पेट के एग्ज़ाम में समय नहीं बचा है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट में शुरू कर दूँ पेट का। क्या आप 4 वीडियो के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं दिन में ऑलरेडी 3 वीडियो दे रही हूँ आपको। नहीं तो मैं पेट में जो ये आपका थ्योरी, मतलब ये जो बुक चल रही है, इसको वैसे कि बहुत डिमांड है, सबने मुझसे यही रिक्वेस्ट करी है कि मैं ये बुक पूरी कंप्लीट कराऊँ आदित्य रंजन सर की, तो मैं इसको कंप्लीट तो कराऊंगी, क्योंकि मैं भी साथ में पढ़ रही हूँ। लेकिन मैं हफ्ते में एक दिन चाहती हूँ, संडे आपका प्रैक्टिस सेट हो जाए। तो अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि संडे को मैं प्रैक्टिस सेट रख दूँ। अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 घंटे का आपका क्लास होगा, तो उसमें आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व होंगे। 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने प्रैक्टिस सेट 1 घंटे में हो पाएंगे उतने मैं कंप्लीट करा दूँगी। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, उस हिसाब से मैं क्लास को कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, और आज जो है मैं आपको जानकारी दे देना चाहती हूँ, आज जीआईसी
आपकी प्रवक्ता का जो राजकीय विद्यालय है उनका भी आपका नोटिफिकेशन आ रहा है। तो आज से जो है आपकी वैकेंसी वो भी फिल होगी, तो जिसको जिसको फिल करना है वो फिल कर सकता है, ठीक है। तो आप वो भी देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। और LT ग्रेड का फॉर्म आपने भरा है या नहीं? अगर भरा नहीं है तो फटाफट से भर दीजिए, क्योंकि 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। चलिए अब काफ़ी टाइम मैंने ले लिया है, अब कंप्लीट करना शुरू करते हैं। चूँकि मैं 5 मिनट से ऊपर का समय आज ले चुकी हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा ये, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2025। 18 जून 2025 को इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2025 जो है वो जारी किया गया। इस सूचकांक में विश्व के 173 देशों को शामिल किया गया है। सूचकांक में 173 शहरों को निम्न 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया और 30 संकेतकों के आधार पर रैंक जो है वो प्रदान की गई है। स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी, स्वास्थ्य देखभाल यानी कि हेल्थ केयर, संस्कृति और पर्यावरण कल्चर एंड एनवायरनमेंट, शिक्षा यानी कि एजुकेशन और बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। अब इसमें याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? तो कोपेनहेगन डेनमार्क को सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो नंबर 1 पर कौन है भाई? आपका कोपेनहेगन है। कहाँ का? डेनमार्क का, ठीक है। तो कोपेनहेगन डेनमार्क को सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कोपेनहेगन ने 5 श्रेणियों में से 3 स्थिरता, शिक्षा और बुनियादी ढांचा में 100 में से 100 का सर्वोत्तम स्कोर प्राप्त किया है आपका, ठीक है। नागरिक अशांति और संघर्षों के कारण दमिश्क यानी कि सीरिया को सूचकांक में अंतिम यानी कि 173वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। स्पष्ट है कि दमिश्क को रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर जो है वो माना गया है, इसलिए ये 173 नंबर पर है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2025 में शीर्ष 5 रैंक प्राप्त शहर, ठीक है। तो पहला रैंक कोपेनहेगन को मिला है, डेनमार्क का देश है ये, शहर है, ठीक है। 98.0 का स्कोर मिला। दूसरा आपका शहर है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया का शहर है, 97.1 स्कोर के साथ। तीसरा शहर है आपका ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड का, 97.1 के साथ। तो इन दोनों की स्कोरिंग बराबर है। चौथा है आपका मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया का शहर है, 97.0 के साथ। पांचवा है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड का शहर है, 96.8 स्कोर के साथ में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025। तो इस रिपोर्ट को पहली बार जो है 2006 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा क्या किया गया था? जारी किया गया था, ठीक है। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य है विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना था। रिपोर्ट में प्रस्तुत विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक में उच्चतम स्कोर कितना होता है? 100 होता है, जो लैंगिक समानता को प्रदर्शित करता है, तथा न्यूनतम स्कोर आपका 0 होता है, यानी कि 0 होता है, जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। अब इसमें याद रखने योग्य बातें कौन सी हैं? तो 11 जून 2025 को विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल 2025 जो है वो नामक रिपोर्ट जो है वो आपकी जारी की गई, ठीक है। ये इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण है, ठीक है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल 2025 का 19वां संस्करण है। इस रिपोर्ट में विश्व की 148 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता की दिशा में हुई प्रगति का मापन और देशों के लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन जो है वो प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष 5 देश कौन से हैं? तो पहले नंबर पर है आइसलैंड, दूसरे नंबर पर है फिनलैंड, तीसरे नंबर पर है नॉर्वे, चौथे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम और 5वें नंबर पर है न्यूजीलैंड, ठीक है। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 के अंतिम 3 देश, तो सबसे नीचे 148 नंबर पे है पाकिस्तान, 147 पर है सूडान और 146 पर है चाड, ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत जो है वो 131वें स्थान पर है। तो ये याद रखना है, भारत की जो वो है वो इम्पॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। तो भारत 131वें नंबर पे है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में और भारत का स्कोर है 0.6
44, ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत जो है वो 129वें स्थान पर था। तो 2024 में 129वें स्थान पर था और 2025 में ये 131वें स्थान पर आ गया है, ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में 4 मुख्य घटकों यानी उप सूचकांकों में भारत की स्थिति देख लेते हैं। तो आर्थिक भागीदारी और अवसर में 144 रैंक मिली है, शिक्षा प्राप्ति में 110 रैंक है, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में 143 रैंक है और राजनीतिक सशक्तिकरण में इसकी रैंक कितनी है, 69 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ है वैश्विक शांति सूचकांक 2025। तो सूचकांक आपके सब इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शांति सूचकांक को सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार मंच यानी कि थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। सर्वप्रथम इस सूचकांक को 2007 में एक ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी स्टीव किल्लेलिया ने लॉन्च किया था, ठीक है। सबसे पहले 2007 में स्टीव किल्लेलिया द्वारा ही वर्ष 2008 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की स्थापना की गई थी। इस सूचकांक में विश्व में शांति के स्तर का मापन 23 गुणात्मक और मात्रात्मक यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव संकेतकों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अब याद रखने योग्य बातें इसमें कौन सी है, तो 18 जून 2025 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जारी किया गया। ये इस सूचकांक का 19वां संस्करण था। तो ये भी 19वां संस्करण है। इससे पहले जो आपने लैंगिक वाला देखा था वो भी 19वां संस्करण था, ठीक है। इस सूचकांक में विश्व के 163 देशों ने क्या किया है, भाग लिया। उनको शांति के स्तर के अनुसार रैंक प्रदान की गई है, ठीक है। जीपीआई 2025 के अनुसार पश्चिमी और मध्य विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है। यूरोप के बाद एशिया प्रशांत विश्व का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है। जीपीआई 2025 के अनुसार आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। जीपीआई 2024 के अनुसार यमन विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा शांति किस में है, आइसलैंड में, और सबसे कम शांति किस में है, यमन में, ठीक है। ये याद रखना है। तो जीपीआई में शीर्ष 5 देश देख लेते हैं। तो पहला है आपका आइसलैंड, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है न्यूजीलैंड, चौथा है ऑस्ट्रिया और 5वां है स्विट्ज़रलैंड। जीपीआई 2025 में भारत का स्कोर जो है वो 115वें स्थान पर है, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अपनी तरह की सबसे व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डालती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का प्रथम संस्करण अक्टूबर 2024 में जारी किया गया, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रति वर्ष जून माह में जारी की जाती है, ठीक है। अब इसमें याद रखने योग्य बातें देख लेते हैं। तो 19 जून 2025 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जो है वो जारी की गई, ठीक। और ये इस रैंकिंग का कौन सा संस्करण है, 22वां संस्करण है। अपनी निर्माण पद्धति में रोजगार योग्यता और स्थिरता दोनों कारकों को शामिल करने वाली ये अपनी तरह की पहली रैंकिंग है। नवीनतम रैंकिंग में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका को लगातार 14वें वर्ष जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष 5 संस्थानों की। तो पहली है आपकी मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की है 100 स्कोर के तहत, ठीक है। दूसरा है आपका इंपीरियल कॉलेज लंदन जो कि यूके का है 99.4 आपके स्कोर के साथ में। तीसरा है आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है 98.9 के स्कोर के साथ में। चौथा है आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि यूके का है और 97.9 स्कोर के साथ में है। पांचवा है आपका हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है 97.7 के स्कोर के साथ में, ठीक है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो 2025 में भारत जो है उसमें कितने संस्थान शामिल हुए, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत के 54 संस्थान जो है वो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शामिल हुए हैं, जिसमें से आईआईटी दिल्ली को इस रैंकिंग में समग्र रूप से 123वां स्थान प्राप्त हुआ है और ये इस सूची में शामिल भारत का शीर्ष संस्थान है। तो ये इतनी चीज़ याद रखनी। पहली चीज़ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के 54 संस्थान शामिल हुए, ठीक है। आईआईटी दिल्ली जो है वो भारत का शीर्ष स्थान
सूची में शामिल किया गया है और ये कितने नंबर पर है, तो 123वें नंबर पर है। इतनी चीज़ इसमें याद रखनी है। अब इसकी पूरा हम भारतीय संस्थानों को देख लेते हैं। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष 5 भारतीय संस्थान, जैसा कि मैंने बताया कि रैंकिंग 123 के तहत पहले नंबर पर कौन है, आईआईटी है। कितनी रैंक मिली है, 2026 में 123 है और 2025 में इसकी रैंक थी 150। स्कोर कितना मिला इसको, तो 65.5 का, ठीक है। 129 रैंक के साथ में आईआईटी बॉम्बे है आपका, 2025 में ये 118 इसकी रैंक थी, 64.8, ठीक है। इस बार भी ये इतने पे ही है। 180 आपको इस बार मिला है किसको, आईआईटी मद्रास को। तो पहले नंबर पर आपका दिल्ली, ठीक, दूसरे नंबर पर है बॉम्बे, तीसरे नंबर पर है आपका मद्रास, चौथे नंबर पर है खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर जो कि 215 स्कोर के साथ में है, और 5वें नंबर पर है आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ठीक है। ये आपका 219 नंबर पर है। और 2015 की आप इसमें देख सकते हो कि 219, 211, 215, 222, 180, 227, ठीक है। और स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा वाला न्यूज़, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इजराइल ईरान युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ठीक है। तो इजराइल ईरान युद्ध का ये आपका जो है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ युद्ध के टाइम पे जो ऑपरेशन चलाए गए हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम से एक व्यापक सैन्य अभियान जो है वो आरंभ किया था, ठीक है। इस आकस्मिक हवाई हमले का उद्देश्य था ईरान की परमाणु हथियार क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को निष्क्रिय करना था, ठीक है। इसे इजराइल अपने अस्तित्व के लिए सीधा खतरा मानता है। अब इसमें याद रखने योग्य बातें कौन सी हैं, तो 13 जून 2025 की सुबह इजराइल ने ईरान पर व्यापक हवाई हमले शुरू किए, जिन्हें ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है वो नाम दिया गया, ठीक है। कब, जून 2025 की ये न्यूज़ है। तो ये आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एग्जाम में, ठीक है। हमले में मुख्य रूप से इजराइल वायुसेना, लड़ाकू विमान और गुप्तचर एजेंसी मोसाद जो है वो शामिल थे। इजराइल रक्षा बलों आईडीएफ ने इस अभियान को हिब्रू में अमकलेवी नाम दिया। इसका अर्थ है शेर की भांति उदित होती कौम। इसे अंग्रेजी में राइजिंग लॉयन कहा गया है, ठीक है। ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर गुलाम अली राशिद, ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बगेरी, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के राजनीतिक सलाहकार अली शमखानी, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स प्रमुख हुसैन सलामी तथा कुछ प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहंदी तोहरानची तथा फेरेदून अब्बासी आदि हमलों में मारे गए। इसके प्रतिकार स्वरूप ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड के तहत जवाबी हमले शुरू किए, जिसमें सैन्य ठिकानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया, ठीक है। गुड्डू देखो मेरी वो खत्म हो गई है क्या, एक तो यहाँ पे माचिस भी नहीं, नीचे देखो। इजराइल के द्वारा शीर्ष सैन्य कमांडर गुलाम अली राशिद के मारे जाने के बाद अली शदमानी को शीर्ष सैन्य कमांडर बनाया गया और इजराइल द्वारा हमलों में 17 जून 2025 को अली शादमानी भी मारे गए। इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका इजराइल के समर्थक के तौर पर परिलक्षित है, ठीक है। अमेरिका के द्वारा 22 जून को ईरान के परमाणु स्थलों पर हवाई हमला किया गया, जिसमें ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत 3 प्रमुख परमाणु स्थलों फ्रोडो, नताज और इसफहान को निशाना बनाया गया। ओमान में 15 जून 2025 को अमेरिका ईरान की छठे दौर की अनौपचारिक वार्ता नियोजित थी, जिसे अनिश्चित काल के लिए टालना पड़ा। 23 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से ईरान और इजराइल के मध्य 25 जून 2025 से युद्ध विराम समझौते के लागू होने की घोषणा की गई। भारत ने ईरान और इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। तो ये चीज़ याद रखनी है कि भारत ने ईरान और इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन सिंधु चलाया था, ये याद रखिएगा। ईरान और इजराइल से, ठीक है, ईरान और इजराइल के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है। तो वर्ष 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा का केंद्रीय मंच है और सदस्य देशों व संयुक्त राष्ट्र तंत्र के लिए नीतिगत सिफारिशें तैयार करता है। भारत को इकोसॉस की वर्ष 2026-28 की अवधि के लिए परिषद का सदस्य चुना गया। अब इसमें याद रखने योग्य बात क्या है
कि भारत 4 जून 2025 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासभा के द्वारा इकोसॉस के 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक कार्यकाल हेतु क्या हुआ है, चुना गया है। ठीक है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के समूह में कुल 4 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें भारत के साथ चीन, लेबनान और तुर्कमेनिस्तान निर्वाचित हुए हैं। सामान्य प्रत्येक वर्ष अफ्रीका और एशिया प्रशांत से 4, पूर्वी यूरोप से 2 या 3, वैकल्पिक रूप से लैटिन अमेरिका से 3 और पश्चिमी यूरोप और अन्य से 4 सीटों का चुनाव होता है। सभी सदस्य 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और हर वर्ष परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव नए कार्यकाल के लिए किया जाता है। ये परिषद संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट अभिकरणों, 10 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों के कार्यों का समन्वय करती है। इकोसॉक में भारत की सक्रिय भागीदारी आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास लक्ष्य और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में सहायक होगी। भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान एक वैश्विक गैर लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 1930 में और इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें याद रखने योग्य बात यह है कि 3 जून 2025 को ब्रुसेल्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की असाधारण महासभा की बैठक में भारत को IIAS के अध्यक्ष पद हेतु क्या किया गया है भाई, चुना गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। भारत के प्रत्याशी DARPG के सचिव V श्रीनिवासन ने इस चुनाव से 87 मत हासिल कर ऑस्ट्रिया को पराजित किया। ये चुनाव IIAS के वर्ष 2025 से 2028 के कार्यकाल के लिए हुआ है, जिसके साथ पहली बार किसी भारतीय को इस संस्था की अध्यक्षता मिली है। IIAS के इतिहास में ये पहली बार है कि अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव जो है वो मतपत्र प्रक्रिया से हुआ। IIAS वर्तमान में 31 देशों की सदस्यता, 20 राष्ट्रीय अनुभाग तथा 15 अकादमिक अनुसंधान केंद्रों के नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। IIAS की अध्यक्षता संभालते हुए भारत ने अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा। भारत वर्ष 1998 से IIAS का सदस्य राष्ट्र है तथा भारत का प्रतिनिधित्व प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका मुख्य उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, यानी कि निर्वाचित सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, जबकि 10 अस्थायी सदस्यों में 2 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वो चुने जाते हैं। ठीक है, 3 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 79वें सत्र के दौरान बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाटविया और लाइबेरिया की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया। उपयुक्त 5 निर्वाचित सदस्यों का द्विवर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगा और 31 दिसंबर 2027 तक ये सुरक्षा परिषद के सदस्य बने रहेंगे। उपयुक्त देशों के अतिरिक्त वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया हैं। निर्वाचित नए सदस्य अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन, स्लोवेनिया का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। इस वर्ष की 5 रिक्तियों में 2 सीटें अफ्रीका की और 1 एशिया प्रशांत, 1 पूर्वी यूरोप तथा 1 लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई समूह के लिए थी। किसी भी उम्मीदवार को चुने जाने के लिए महासभा ने 193 सदस्य देशों में से कम 2/3 सदस्य देशों लगभग 128 मत का समर्थन प्राप्त होना अनिवार्य है। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की। तो 3 मई 2025 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को फ्रांसीसी NGO रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 23वां संस्करण जारी किया और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पत्रकारों और मीडिया को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव था। ठीक है, रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। स्मरणीय तथ्य क्या है इसमें? तो वर्ष 2025 में वैश्विक औसत स्कोर आपका 54.7 है, जो पहली बार कठिन स्थिति यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन की श्रेणी में आ गया। ठीक है, स्थिति और भी चिंताजनक तब हो जाती है जब ये देखा गया कि वैश्विक स्तर पर लगभग 1/3 देशों में समाचार संस्थान आर्थिक तंगी के कारण बंद हो रहे हैं। ये स्थिति विशेष रूप से इन देशों में देखी गई
उसके बाद ये स्थिति विशेष रूप से इन देशों में देखी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में 57वां स्थान, 2 स्थान नीचे है। ट्यूनीशिया 129वें स्थान पे, 11 स्थान नीचे। अर्जेंटीना 27वां स्थान, 21 स्थान नीचे है। और फिलिस्तीन में स्थिति भयावह है। गाजा में इजरायल सेना ने न्यूज़ रूम्स नष्ट कर दिए, जिसमें लगभग 200 पत्रकारों की जान चली गई। वर्ष 2024 में सोशल मीडिया विज्ञापनों पर खर्च $247.3 बिलियन रहा, जो कि वर्ष 2023 की तुलना में 14% अधिक है। ठीक है, ये इंडेक्स के इतिहास में पहली बार है कि दुनिया के आधे से अधिक देशों में पत्रकारिता करने की स्थिति जो है वो कठिन या फिर अति गंभीर हो गई है, जबकि 4 में से केवल एक देश में ये स्थिति संतोषजनक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र की है। चीन 178वां स्थान है, अब भी पत्रकारों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जेल बना हुआ है और इंडेक्स के निचले 3 देशों में ये शामिल है। शीर्ष रैंकिंग वाले देश देख लेते हैं, तो पहले रैंकिंग पर है नॉर्वे 92.31, दूसरे नंबर पर है एस्टोनिया 89.46 के स्कोर के साथ, और तीसरे नंबर पर है नीदरलैंड 88.64 स्कोर के साथ। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 3 देश हैं। 180 रैंक में इरिट्रिया है, 179 रैंक में है उत्तर कोरिया, और 176 में है आपका ईरान। वर्तमान सूचकांक में भारत ने 32.96 स्कोर के साथ 151वां स्थान प्राप्त किया। पिछले वर्ष 2024 के सूचकांक में भारत 159 स्थान पर था, अतः भारत ने 8 स्थानों का सुधार जो है वो दर्ज किया है। भारत सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 की शुरुआत की और इसका उद्देश्य मीडिया स्वतंत्रता को मजबूत करना है। ठीक है, अब 5 संकेतकों में भारत की स्थिति देख लेते हैं। तो राजनीति संकेतक पे ये 155 रैंक पर है, आर्थिक संकेतक में 132 रैंक पर, विधिक में 141 रैंक पर, सामाजिक संस्कृति में 160 रैंक पर, और सुरक्षा में ये 155 रैंक पर है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2024। ठीक है, तो स्वीडन की संसद के द्वारा 1966 में स्थापित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान संघर्षों, सशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के संदर्भ में अनुसंधान हेतु समर्पित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। 28 अप्रैल 2025 को इस संस्थान के द्वारा विश्व में सैन्य खर्च से संबंधित रिपोर्ट विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां 2024 जो है वो जारी की गई है। ठीक है, अब इसमें स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। तो विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां 2024 के अनुसार 2024 में विश्व सैन्य खर्च 2,718 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो वर्ष 2023 से 9.4% अधिक है। ये सिप्री के द्वारा दर्ज किया गया है और अब तक का सबसे अधिक वैश्विक सैन्य खर्च है और इसमें लगातार 10वें वर्ष वृद्धि हुई। सभी विश्व क्षेत्रों में सैन्य खर्च में वृद्धि हुई, विशेष रूप से यूरोप और मध्य पूर्व दोनों में तेजी से वृद्धि हुई। ये सैन्य खर्च वर्ष 2015 और 2024 के बीच 37% तक बढ़ गया है। 2024 में 9.4% की वृद्धि कम से कम वर्ष 1988 के बाद से सबसे अधिक वर्ष दर वर्ष वृद्धि थी। ठीक है, इसके अनुसार विश्व के सकल घरेलू उत्पाद GDP में सैन्य व्यय का हिस्सा वर्ष 2024 में बढ़कर 2.5% हो गया। सरकारी व्यय के हिस्से के रूप में औसत सैन्य व्यय वर्ष 2024 में बढ़कर 7.1% हो गया और प्रति व्यक्ति सैन्य व्यय वर्ष 1990 के बाद से सबसे अधिक $334 रहा है। इसके अनुसार 2024 में विश्व के 5 सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत थे, जिनका संयुक्त रूप से विश्व सैन्य खर्च का 60% हिस्सा था। इसके अनुसार भारत का सैन्य खर्च $86.1 बिलियन रहा, जो इसके GDP का 2.3% रहा है। एशिया में चीन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश है। ठीक है, तो शीर्ष 5 सैन्य खर्च करने वाले देश देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका आपका अमेरिकी डॉलर में 997 अनुमानित आंकड़ा है इसका। GDP का परसेंट 3.4 है, वैश्विक हिस्सेदारी इसकी 37 है। चीन आपका 314 है अनुमानित आंकड़े से, 1.7 अनुमानित आंकड़ा है इसका GDP में, और वैश्विक हिस्सेदारी में आपका 12 है। ठीक है, रूस आप देखो 149 है अमेरिकी डॉलर के हिसाब से, GDP के हिसाब से 7.1 है और वैश्विक के हिसाब से 5.5 है। जर्मनी आपका अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 88.5 है और 1.9 आपका GDP के हिसाब से और 3.3 आपका वैश्विक के हिसाब से। भारत आपका 86.1 है अमेरिकी डॉलर के हिसाब से, 2.3 है GDP के हिसाब से और 3.2 है आपका वैश्विक एक सेकेंड गड़बड़ हो गया के हिसाब से। ठीक है, एक सेकेंड।
तो वैसे भी हमारा 30 मिनट का वीडियो हो रहा है, तो अब मैं इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो पता नहीं कैसे मुझसे क्लिक हो गया और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। चलिए अब हम बाद में देखेंगे इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो दूसरे के साथ शेयर ज़रूर किया करिए और पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।